हेलो नमस्कार गुड इवनिंग। मैं राहुल कांत आपका फिर से स्वागत करता हूं इस कोचिंग सेंटर में जिसका नाम है द विद्या जीएस। हम लोग साइंस के 3 क्लास पूरा कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है उसे या मिस कर चुके हैं तो एक बार ज़रूर उन तीनों वीडियो को ठीक से देखिए ताकि आप किसी पॉइंट से या किसी भी इम्पोर्टेंट पॉइंट से आप छूट ना जाए। आज हम लोग का क्लास नंबर 4 है। हम लोग पढ़ रहे थे रिफ्रैक्शन के बारे में लास्ट क्लास में, इसलिए कह रहे हैं अगर नहीं देखा हो तो एक बार ज़रूर जाके देखें। और अगर हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो, अगर लग रहा हो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत यूज़फुल है तो कृपया एक बार लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी इस कंटेंट से चूक ना जाए। आइए अब हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज क्लास की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग लास्ट क्लास में रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन पढ़ रहे थे। थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी रिकॉल कर देते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे, अपवर्तन। लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे अपवर्तन। यहाँ पे हमने पहले तो स्पीड ऑफ लाइट बताया था, याद हो। हमने कहा था कि जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है तो अब केवल और केवल एग्जैक्ट वैल्यू जैसे हम लोग याद करते थे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, उससे काम हो सकता है कि अब नहीं चले। अब क्या पता आने वाले एग्ज़ाम में एग्जैक्ट वैल्यू पूछ ले, जो कि याद कीजिए बताया था मैंने कि 299792458 मीटर पर सेकेंड। इसी को पॉइंट वाइज लेते हुए अप्रोक्स में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, ये बताया था हमने। इसके साथ ये भी बताया था कि जो स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये दुनिया में सबसे फास्टेस्ट तरीका है चलने का। इसके अलावा इससे तेज कुछ है ही नहीं। एक आध चीज़ है जो इसके बराबर है, लेकिन इससे आगे कुछ नहीं है। सोच के देखिए ना भाई कि 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चल जाना 1 सेकेंड में, क्या इससे तेज कुछ हो सकता है? तो बस यही सबसे तेज है। इसके अलावा मैंने कहा था कि जो स्पीड ऑफ लाइट होता है वो सबसे ज़्यादा वैक्यूम में होता है, उससे कम एयर में, उससे कम लिक्विड में और सबसे कम सॉलिड में होता है। याद आया कुछ? फिर ये कहा था कि जो स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, ये 3 साइंटिस्ट ने बताया था। इसको मेजर कितने साइंटिस्ट के द्वारा किया गया? 3 के द्वारा। अरे भाई याद है कि भूल गए आप लोग? पहला जो गैलीलियो थे उन्होंने किया था, मापने का कोशिश किया, लेकिन वो असफल हुए, फेल हो गए। वही दूसरे नंबर पे आए रोमर, उन्होंने बताया कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है लाइट का। किसके द्वारा? रोमर के द्वारा। और वही तीसरे थे फिजियो नाम के साइंटिस्ट, उन्होंने भी नापा था। यहाँ तक हुआ था। उसके बाद रिफ्रैक्शन के बारे में बताए थे, याद कीजिए। 2 डायग्राम बनाए थे। ऊपर वाले को रेयर मीडियम, जिसको, और इसको डेंसर मीडियम। ठीक है, इसको विरल माध्यम बोलते हैं और इसको सघन माध्यम। सघन माध्यम बोलते हैं। याद आया? अरे याद तो आया होगा, कुछ कुछ तो हल्का याद आ जाता है देख के। ठीक, उसके बाद बोले थे कि जब भी जो लाइट रे एक माध्यम से दूसरे माध्यम की तरफ ट्रेवल करे, एक माध्यम से दूसरे माध्यम की तरफ जाए और वो हल्की सी एकदम थोड़ी सी बेंड हो जाए, बस उसी को अपवर्तन कहते हैं, उसी को रिफ्रैक्शन कहा जाता है। उसके बाद जो लाइट रे पहले मीडियम में है उसको इंसिडेंट रे, ये वाला कौन सा? नॉर्मल रे। और ये देखो यहाँ से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में इस पॉइंट से जाएगा, ट्रेवल होगा, तो इसी को कहते हैं रिफ्रैक्शन रे। लेकिन जब भी रेयर माध्यम से डेंसर मीडियम में जाते हैं तो लाइट रे जो है वो किस तरफ बेंड होता है? बिल्कुल सही, नॉर्मल की तरफ।
यानी यही लाइट रे किधर, इस साइड बेंड हो जाएगा, ठीक है। और ये कहलाएगा हमारा रिफ्रैक्टिव रे, यानी अपवर्तन किरण। यहाँ नॉर्मल से लेके ये एंगल आई और यहाँ पे एंगल आर। और यही दूसरे में बोले थे कि अब की हम लोग डेंसर से रेयरर में लेंगे, डेंसर से रेयरर में लेंगे। तो वही लाइट रे सेम प्रोसीजर, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में। जब रेयरर से डेंसर में आ रहे थे तो जो रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे है, वो नॉर्मल की तरफ भाग रहा था, और इसमें रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल से दूर भागेगा। कहाँ भागेगा, नॉर्मल से दूर। अब इसमें देखिए, अब पहले दोबारा इसमें आते हैं। यहाँ पे देखिए, क्या देख के हल्का डायग्राम देख के नहीं पता चल रहा है कि एंगल आई जो है, एंगल आई वो हमेशा बड़ा रहेगा एंगल आर से। इसमें ये 3 पॉइंट पूछा जाता है। एंगल दूसरा, स्पीड क्या असर पड़ेगा, तो स्पीड बढ़ेगा, ठीक है। तीसरा वेवलेंथ, तो स्पीड बढ़ेगा तो वेवलेंथ भी बढ़ेगा। अरे भाई याद है ना ये फॉर्मूला, v इक्वल टू एफ लेमडा। जब जब स्पीड बढ़ेगा तो वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य भी बढ़ेगा। बस इसी का अपोजिट इसमें है। इसमें हमेशा एंगल आर बड़ा रहेगा, किससे, एंगल आई से। स्पीड क्या होगा, घट जाएगा। अगर स्पीड घटेगा तो वेवलेंथ भी घटेगा। बहुत बढ़िया। अब इसके बाद एक चीज और मेन पॉइंट बताए थे कि ये 3 पॉइंट तो लगभग सबको पता रहता है, लेकिन क्या चेंज नहीं होता है एग्जाम में, ये आ जाता है, ठीक है। जो ये 3 पॉइंट तो सबको पता है, लेकिन चेंज क्या नहीं होता है, तो 2 चीज बोले थे कि अपवर्तन के दौरान 2 चीज कभी नहीं बदलता है। पहला कलर और दूसरा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलेगा, जिसको हम लोग आवृत्ति कहते हैं। तो ये चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट में आ जाता है, ये आवृत्ति वाला बहुत ज़्यादा, कि अपवर्तन के दौरान क्या नहीं बदलता है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है। तो यहाँ तक हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके थे। अब हम लोग इससे आगे चलेंगे, इससे आगे, ठीक है। अब जैसे कुछ याद हो हल्का, हम लोग ने रिफ्लेक्शन में कुछ नियम पढ़ा था, बस वही नियम हमको अभी भी पढ़ना है। अब रिफ्रैक्शन का नियम पढ़ना है। तो आप लोग कहाँ, क्या कौन सा पॉइंट आएगा, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें आइए हम लोग देखते हैं। याद कीजिए कुछ ऐसे करके, ऊपर डेंसर मीडियम, नीचे रेयरर मीडियम, या ऊपर रेयरर नीचे डेंसर। तो इधर से इंसिडेंट रे आ रहा था और इधर से रिफ्रैक्ट हो रहा था। यहाँ पे इधर से इंसिडेंट रे आ रहा था, इधर से रिफ्लेक्ट हो रहा था। तो देखिए, क्या ये यहाँ पर इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे क्या एक ही पॉइंट पे है कि नहीं दोनों में, और एक ही प्लेन यानी एक ही तल पर है कि नहीं, है ना भाई। अरे खुद देखिए, एक पॉइंट और एक उस पर है कि नहीं, प्लेन पर। तो बस फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट नियम क्या बोलता है, पहला नियम बोलता है कि जो आई आर है, एन आर मतलब नॉर्मल रे एंड रिफ्रैक्टेड रे are lie on a same point, lie on a same point and same plane। बस यही तो याद करना था। पहला नियम क्या है, जैसा रिफ्लेक्शन में था वही इसमें है, कुछ अलग थोड़ी है। हाँ, लेकिन सेकंड नियम से थोड़ा समझने का है, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। ऐसा नहीं कि नहीं समझ आएगा, कैसे समझ नहीं आएगा, बिल्कुल। तो सेकंड नियम को हम लोग स्नेल्स लॉ से जानते हैं, स्नेल के द्वारा दिया गया नियम।
स्नेल के द्वारा दिया गया नियम, यानी स्नेल्स लॉ। कुछ याद आया? ये हम लोग को पढ़ना था 10th क्लास में, स्नेल का नियम, इसको बोला जाता है स्नेल का नियम। स्नेल का नियम, ठीक, इसको क्या बोलते हैं? स्नेल का नियम। याद आया कुछ? इसका फॉर्मूला था साइन आई बटा साइन आर बराबर एन। अब यहाँ पे बहुत लोग बच्चे कहेंगे कि एन क्या होता है? तो एन का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं एन को? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। अब सभी प्यारे विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि ये जाना माना तो है, लेकिन होता क्या है सर, ये आज तक नहीं पता चला। पढ़े हैं अपवर्तनांक कुछ होता है, आज जान जाइएगा। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट व्हेन स्पीड ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट बेंड्स। जब प्रकाश की चाल एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो हल्की सी मुड़ जाती है। बस वही माध्यम में जो स्पीड ऑफ लाइट होता है, प्रकाश की चाल होता है, उसी को ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक कहते हैं। आई होप समझ आया होगा सबको। एक बार फिर से बोलते हैं, जरा गौर से सुनिए। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल चल रही है, बस उसी चाल को ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट जो है वो वहीं का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। वाटर में क्या स्पीड है लाइट का, उस वाटर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया वाटर का। क्लियर हुआ ये चीज? अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो ये है साइन आई से तो समझ गए होंगे, साइन आर समझ गए होंगे कि इंसिडेंट का बात हो रहा है यहाँ रिफ्रैक्टिव का। लेकिन एग्जाम में इसको सोल्व नहीं करना है। एग्जाम में आज तक कभी सोल्व करने के लिए नहीं आया है और ना ही कभी आएगा। आएगा क्या? कुछ यहाँ पे वैल्यू है जो एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। अब क्वेश्चन आता कैसे है? जैसे पूछ लेगा कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, वाटर का, तो एक टेबल हम बना देते हैं। हो सके तो आप पेन कॉपी लेके कुछ कुछ नोट्स बनाइएगा, आप लोग के लिए अच्छा होगा, और इसको याद कर लीजिएगा। ये तुरंत आप लोग को याद हो जाएगा। अरे भाई क्लास में ही याद हो जाएगा, ऐसे कैसे याद नहीं होगा? ठीक है, देखिए सबसे पहले मीडियम देखते हैं। मीडियम का मतलब माध्यम, ठीक है, और वही दूसरा, उस माध्यम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। तो इस चीज को फिर से एक बार बोल रहे हैं कि आप लोग को याद करना है। क्या करना है? इस चीज को याद करना है। अब एक एक करके हम लिखते हैं, आपको देखना है। सबसे पहले वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट जो है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा वैक्यूम में लाइट का? तो याद रखिए वैक्यूम में 1 होता है। वैक्यूम में कितना? 1। और एयर में, भैया वैक्यूम और एयर तो कुछ कुछ एक ही जैसा होता है, तो वैल्यू भी कुछ कुछ सेम रहता है। हल्का बस वैक्यूम में कुछ नहीं होता है, एयर में खाली एयर मान सकते हैं, ग्रुप ऑफ गैसेस। तो इसका भी मिलता जुलता है 1.0003, यानी 1.0003। उसके बाद एयर के बाद आ जाता है वाटर, इसका होता है 1.33, और का मतलब 1.33 है ना जी, बस कैलकुलेशन में। लेकिन अगर हम लोग न्यूमेरिकल बनाते हैं तो वहाँ 1.33 से थोड़ा सा डिफिकल्ट बनता है, कष्ट होता है ना बनाने में न्यूमेरिकल। तो इसीलिए जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो हम लोग वैल्यू 4/3 ही लेंगे। कब समझ आया? 1.33 को सोल्व करेंगे तो 4/3 ही आएगा। क्लियर हुआ? उसके बाद वाटर के बाद ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना? 1.5। और ग्लास के बाद डायमंड का 2.4।
अब आगे कई बुक में 2 भी लिखा रहता है, कई में 3 लिखा रहता है, तो हम लोग 2.4 लेके चलते हैं। और इसके आगे जितना स्टार बना सकते हैं इतना इंपॉर्टेंट है ये डायमंड का। अगर ये क्वेश्चन 100 बार आया होगा तो 90 बार सिर्फ डायमंड का आया होगा। इतना वेटेज अकेला डायमंड इस क्वेश्चन में रखता है। अगर 100 बार ये क्वेश्चन पूछा होगा तो अकेला 90 बार सिर्फ डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा होगा। इतना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन का याद कर लीजिएगा, आजकल ये भी चल रहा है सेट वगैरह प्रैक्टिस वगैरह में। और एक जर्मेनियम, जर्मेनियम 4। तो ये हमारे पास कुछ माध्यम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट है। ठीक है, एक बार बोलते हैं, देखिए। वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, एयर का 1.0003, वाटर का 1.33। लेकिन जब हम कैलकुलेशन करेंगे यानी न्यूमेरिकल बनाएंगे तो 4/3 लेंगे। क्लियर हुआ? ग्लास का 1.5, डायमंड का 2.4, सिलिकॉन का 3.9 और जर्मेनियम का 4। इसके अलावा एक बार क्वेश्चन रेलवे में एक बार क्वेश्चन आया कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है। रेलवे का क्वेश्चन आया हुआ है भाई, कैसे छोड़ दें इसको, बनाना तो पड़ेगा। तो याद रखिए कि अगर पूछ ले एसआई यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एसआई यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक का मात्रक, तो याद रखना यूनिट लेस, इसका कोई यूनिट ही नहीं होता है, इसका कोई यूनिट ही नहीं होता है। इतना इंपॉर्टेंट है। अब बताइए, जिसका कोई यूनिट नहीं तो वो कितना इंपॉर्टेंट वेटेज तो रखता होगा ना। तो याद रखना यूनिट लेस होता है, कोई यूनिट नहीं होता है। ये तो आसान है भाई, अरे आसान चीज मिल गया, और क्या चाहिए आप लोग को कि यूनिट ही नहीं है, बस यूनिट लेस याद करना है। अब यहां तक का आपका समझ आया? एक बार फिर बोल रहे हैं, इस चीज को हमको सोल्व नहीं करना है, इस चीज को हमको डायरेक्ट याद करना है, सिर्फ याद करना है। इसमें भी डायमंड हो सके कीजिए, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब, बाकी वैक्यूम, एयर और वाटर, ये तीनों तो बनाते बनाते याद हो जाएगा। ग्लास का भी 1.5 याद हो जाएगा। इन 3 का, डायमंड का लगभग याद ही होगा, इतना बार आप लोग सेट में आता है ये। ठीक है, ये पूरा समझ आया? अरे भाई क्लियर हुआ? बोलो हाँ। अगर क्लियर हुआ तो आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अब नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए, स्पीड ऑफ लाइट। क्या है नेक्स्ट टॉपिक? स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, मतलब किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल क्या हो सकती है। मतलब कि अगर हमको निकालना पड़ जाए कि प्रकाश की चाल, तो सब कोई जानते हैं कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लेकिन यही अगर पूछ ले कि वाटर में कितना होता है, ग्लास में कितना होता है, डायमंड में कितना होता है, तो इसी से निकलता है। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर C/V। इसी फॉर्मूला से हम लोग बता पाते हैं। इसमें ये तो सब कोई जानते हैं, इसको क्या बोला जाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि अपवर्तनांक। क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक। ठीक, और ये जो C है ये है स्पीड ऑफ लाइट। क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और फिर से बोल रहे हैं सबको, वैक्यूम है ये, वैक्यूम वैक्यूम नहीं करना, बहुत बच्चा वैक्यूम करता है, वैक्यूम। ठीक है, यानी
निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल। और अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो निर्वात में प्रकाश की चाल अभी थोड़ा देर पहले बताए कितना, अरे भाई ये तो कांस्टेंट वैल्यू मिल गया हम लोग को, तो ये तो चेंज ही नहीं करना है। बताओ इतना आसान हो गया, आप तो काफी आसान हो गया ना, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू मिल गया और कांस्टेंट है तो स्पीड कितना होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बस ये कांस्टेंट, इसको तो छेड़ना ही नहीं है। सी का वैल्यू हमको डायरेक्ट है। वी का मतलब क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। इसका मतलब इसी चीज को हमको इसको पॉइंट में निकालना है, यानी किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। बताइए पूरा फॉर्मूला समझ आया। ये किसी माध्यम का मतलब हो गया वही चीज कि वैक्यूम में कितना होगा, वाटर में कितना होगा, ग्लास में कितना, डायमंड में कितना, ये सब स्पीड ऑफ लाइट। ठीक, अब एक क्वेश्चन हम इस पे बनवा देते हैं यहीं पर ताकि और अच्छा से क्लियर हो जाए। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द स्पीड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, यानी कि जल में प्रकाश की चाल क्या होगी, जल में प्रकाश की चाल क्या होगी। तो बताइए, फॉर्मूला हमारे पास है। फॉर्मूला क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर सी बाई वी। अच्छा, किस चीज में पूछा है, वाटर में ना, वाटर में ध्यान दीजिए, किस में, वाटर में, जल में। तो यानी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो जल का ही ना होगा, यानी हम ये भी कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का चाहिए। यानी हमको ये चीज निकालना है, जो v है v निकालना है, तो v बराबर c बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर नीचे आ जाएगा। अरे आएगा ना, मैथ तो थोड़ा बहुत जानते होंगे, ऐसा तो नहीं है कि ये नया चीज है। अब वैल्यू पुट कीजिए, c का वैल्यू कितना, कांस्टेंट वैल्यू 3 इंटू 10⁸ बटे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना 4/3। 3 कहाँ, ऊपर चल जाएगा, 3 इंटू 10⁸ इंटू 3/4, यहाँ से 9 इंटू 10⁸ बटे 4। अब इसी को अगर सोल्व करेंगे, इस 4 को 9 से काटिए तो कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बस यही तो आंसर आया हमारा। सोल्व किए तो इसका मतलब क्या पता चला कि अगर लाइट का स्पीड हमको पानी में निकालना हो तो कितना होता है, 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अरे बताइए, समझ आया। अरे अब तो खुद भी आप लोग निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे है पानी की जगह यहाँ गिलास ले लीजिए, अब यहाँ पे गिलास ले लीजिए तो गिलास की जगह यहाँ 4/3 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1.5। अरे भाई 1.5 आएगा ना। अगर मान लीजिए यही स्पीड ऑफ लाइट हम बोलते हैं कि ग्लास में निकालिए, तो क्या v बराबर c बाई n, आपकी यहाँ पे g आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ठीक है, c का वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना 1.5, और इसको इससे काटेगा तो 2 बार में कटेगा, और यानी स्पीड कितना आ जाएगा 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास का है। अब बताइए, समझ आया, क्लियर हुआ। ठीक है, देखिए अगर आपको लगता है कि यहाँ पे जो आपको कंटेंट मिलता है वो
यूज़फुल है, आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा है। तो कृपया करके एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, लाइक का बटन दबा सकते हैं। आप वहीं पे कोचिंग का नाम दिख ही रहा होगा, द विद्या जीएस करके कोचिंग नाम है। तो कृपया करके शेयर भी जरूर करें। एक लाइक से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हम लोग का मोटिवेशन बना रहेगा, और अच्छा कंटेंट आपके लिए लाएंगे। इतना डीप में हमारे हिसाब से शायद ही कहीं देखा होगा कि जिस हिसाब से आपको यहाँ साइंस पढ़ाया जा रहा है, आप इस अभी तक जितना पढ़ाया गया है, आप एक बार जरूर, आपके पास जो भी किताब हो, साइंस का हो, लूसेंट हो, स्पीडी हो, जो भी हो, एक बार आप जरूर क्वेश्चन मिला के देखिएगा। आपसे अगर क्वेश्चन ना बने तो कमेंट में कर दीजिएगा कि सर ना बना। बिल्कुल साफ कह रहे हैं, आप कमेंट करके बताइएगा कि अगर इसमें से अगर कोई क्वेश्चन आया हो और आपको नहीं बताया गया हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसके बदले क्या चाहिए? एक सब्सक्राइब, एक लाइक चाहिए। ठीक है, अब बताइए, यहाँ तक काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। इसके आगे अगला जो टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है द अपरेंट डेप्थ। अपरेंट डेप्थ, APPARENT, अपरेंट डेप्थ। इसी को कहते हैं आभासीय गहराई। आभासीय गहराई, ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ही पार्ट है। अब ये कोई नया चीज नहीं है, भले आपने देखा होगा, लेकिन ये आपने बचपन से देखा। ये चीज क्या है? अरे भाई, नहाने जाते होंगे ना, बाल्टी में देखते होंगे भरा हुआ पानी है, पूरा बाल्टी जो है पानी से भरा हुआ है, लेकिन जब उसको ऊपर से देखते हैं तो देखते हैं वो हाइट उसका थोड़ा ऊपर दिखता है। ओरिजिनल हाइट बाहर से देखिएगा कुछ रहेगा, लेकिन भरे हुए पानी के बाल्टी में देखिएगा, भरे हुए बाल्टी को पानी से देखिएगा तो वो हल्का सा ऊपर दिखता है। बस उसी चीज को आभासीय गहराई होते कहते हैं। ये हम लोग को क्या आभासी ना हो रहा है? ऐसा तो नहीं कि बाहर से हाइट और अंदर से हाइट सेम है, नहीं, अंदर से देखेंगे तो हल्का ऊपर उठा हुआ दिखता है। बस यही चीज है आभासीय गहराई। मतलब कि मानते हैं कि ये कोई बाल्टी है, ठीक है, ये कोई बाल्टी है और ये पानी से भरा हुआ है। किस चीज से? पानी से। तो जब अगर इसका ओरिजिनल हाइट मान के चलते हैं कि 28 मीटर है, 28 मीटर है, लेकिन जब इसी को अगर हम सही से ऊपर से यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो यही चीज हमको यहाँ कुछ यहाँ पे ऊपर दिखेगा, मतलब यहाँ पर। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि 28 मीटर ना मान करके हम लोग कहते हैं कि इसका ओरिजिनल हाइट है d, और यही चीज जब हम देखेंगे ऊपर से तो ऊपर दिखेगा, यानी इसी को कहते हैं d डैश। अब बताइए, आया समझ? इसी को क्या कहते हैं? d डैश। तो अपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला भी होता है। अपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला क्या होता है? d डैश बराबर d बटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहां से आपके लिए एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि जो ये n है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसको कौन सा हम लोग यहाँ पे वैल्यू लेंगे? अरे भाई, कौन सा लेंगे बताइए, देख के आंसर आपको बोर्ड पे ही मिल जाएगा। बताइए। अरे पानी में हम लोग देख रहे हैं तो पानी का ही ना लेंगे। अगर हमको कोई चीज ऊपर उठा हुआ दिख रहा है पानी में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी किसका? वाटर का। यानी हर बार क्या लेंगे? वाटर का। क्लियर हुआ? अब देखिए, इस पे से न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे आ सकता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखिए, आई होप ये सब कोई समझ गए होंगे। तो अब हम यहाँ पे इसको अल्फाबेटिक वैल्यू को हटा करके यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं कुछ, ताकि और अच्छा से आप लोग को क्लियर हो जाए। जैसे मान के चलते हैं कि जो इसका ओरिजिनल हाइट है वो है 28 मीटर। ओरिजिनल हाइट कितना? 28। और हमको अपरेंट डेप्थ, आभासीय गहराई निकालना है। फॉर्मूला हमारे पास d डैश बराबर d बटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बस वैल्यू है, ओरिजिनल हाइट है, सब कुछ निकाल सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, थोड़ा सा और हम बताना भूल गए हैं। देखिए, d बराबर, जो d है वो होता है ओरिजिनल डेप्थ। क्या होता है? ओरिजिनल डेप्थ। ये ओरिजिनल डेप्थ मतलब वास्तविक गहराई। क्या होता है? वास्तविक गहराई। और जो d डैश होता है वो होता है अपरेंट गहराई, अपरेंट डेप्थ।
अपरेंट डेप्थ यानी आभासीय गहराई। आभासीय गहराई जो हमको आभास होता है कि पानी थोड़ा सा ऊपर पानी डलने के कारण हाइट इसका छोटा हो गया, तो आभासी ना होता है, बस उसी को आभासीय गहराई बोला जाता है। अब देखिए यहां से हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे। 28 मीटर हमको सीधा सीधा डी डैश निकालना है। क्वेश्चन क्या बोला है कि अपरेंट डेप्थ आभासीय गहराई कितना होगा, मतलब ओरिजिनल कुछ है, पानी से भरा हुआ है, हम ऊपर से देखें तो हमको कितना ऊपर उठा हुआ दिखेगा, बस वही चीज तो निकालना है। यानी डी डैश, डी ओरिजिनल कितना 28 मीटर, ठीक है, बटा में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, जल का अपवर्तनांक कितना है, अब तो याद हो गया होगा सबको, कितना 4/3। अब इसको सोल्व कीजिए तो 3 कहाँ चल जाएगा, ऊपर, और नीचे में 4 से काटिए 7 बार, यानी जो डी डैश है हमारा आभासीय गहराई है वो कितना 21 मीटर। 21 मीटर इस प्रकार से गहराई निकाला जाता है। इसमें देखिए काफी प्रकार से क्वेश्चन आता है, ठीक है, कई बार डी डैश दे देगा, 28 ये ओरिजिनल डेप्थ पूछ लेगा, कई बार क्या होगा ये दोनों दे देगा और पूछ लेगा कि कितना बाल्टिक कितना ऊपर मतलब हाइट से हमको दिख रहा है, तो बस ओरिजिनल से अपरेंट को घटाना पड़ेगा। आया समझ। इसके अलावा हाल ही में क्वेश्चन आया था कई मतलब उसमें कि ऊपर से एक चिड़िया उड़ता है और नीचे नदी है या जल है, तालाब है, या गांव वगैरह में बोल देते हैं पोखरा है ना, नहर है, उस नहर मतलब उस जल के अंदर कुछ हाइट पर कुछ डेप्थ पर मतलब एक मछली चल रही है, तो उस चिड़िया को वो मछली कितना देखेगा। ये बहुत आजकल का मतलब बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है, रेड अलर्ट क्वेश्चन कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा आ रहा है ये। फिर से क्वेश्चन बोलते हैं कि ऊपर एक चिड़िया उड़ रहा है, नीचे नदी है, उसके अंदर मछली कुछ गहराई पे तैर रही है, तो चिड़िया को मछली कितना डेप्थ में दिखेगा, या मछली को वो चिड़िया कितने ऊंचाई पे दिख रही है। तो ये भी इसी अपरेंट डेप्थ का ही पार्ट है। बताइए अभी तक हम अपरेंट डेप्थ कर रहे थे, यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोग को, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी। इस क्लास को समझिए कि बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट के तौर पे आज लिया गया है। अपरेंट डेप्थ हो गया, या स्पीड ऑफ लाइट हो गया, या स्नेल्स लॉ हो गया। स्नेल्स लॉ जो ये वाला पॉइंट बता रहे थे हम, जो याद है ये वाला पॉइंट, ये वाला कि क्या क्या यहाँ पे वैक्यूम में कितना एयर का, ये इसको तो जितना इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उतना इम्पोर्टेंट है ये चीज, ठीक है। उसके अलावा ये वाला हो गया CYV, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N बराबर CYV, ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर एक जो यहाँ पे क्वेश्चन बनवाए थे, फिर अपरेंट डेप्थ, ठीक है। ये 3-4 पॉइंट आज हम लोगों ने किया है। आई होप आप लोग को काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट्स आप लोग फिजिक्स में पढ़ रहे हैं। सॉरी, इतना डीप में क्वेश्चन पढ़ते हुए अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बने तो समझिएगा कि आप या तो ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं या आप ही नहीं पढ़ रहे हैं, हम तो सही से पढ़ा ही रहे हैं। बाकी आज के लिए हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगला क्लास इससे भी इम्पोर्टेंट होगा, जिसमें 1-2 पॉइंट जैसे क्रिटिकल एंगल है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, यहाँ तक डिस्पर्जन है, स्कैटरिंग है, ये सब आगे इसमें रह गया है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये 4-5 पॉइंट रह गया है। तो ये अब आगे का जो है वो हम लोग कल करेंगे, ठीक है। एक बार और बोलते हैं कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, अगर आपके लिए वेरी यूज़फुल है, हेल्पफुल है, आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो अगर फिजिक्स का, यहाँ पे साइंस के लिए, तो आप इस चैनल को जिसका नाम है द विद्या GS ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में भी दें, ताकि वो लोग भी इस हेल्पफुल वीडियो को इम्पोर्टेंस समझ सके। तो आज के लिए हम यहीं ख़त्म करते हैं। गुड इवनिंग, जय हिंद, जय भारत।